Question number 14. Now, question is draw the structure of metal carbonyl. Let's draw. A पार्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सेम क्रोमियम वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Mn2CO10 इज लाइक दिस वन। ऑक्टाहेड्रल टाइप पैटर्न है लेकिन बॉन्ड्स सेम लेंथ के नहीं। मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड लॉन्गर होता है रेस्ट ऑफ द बॉन्ड से। नेक्स्ट वी हैव coordination number 5 trigonal bipyramidal, cobalt twice CO8। तो ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप बना सकते हो, इसको भी ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप दिखा है इसको भी, लेकिन बॉन्ड्स यहाँ पे कोबाल्ट कोबाल्ट फिर से लॉन्गर है। निकल टेट्रा कार्बोनिल टेट्राहेड्रल टाइप Fe2CO9 इट इज अनदर इंटरेस्टिंग मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि आयरन आयरन के बीच में बॉन्ड है कि नहीं है। हाउ मेनी CO आर इन ब्रिज, तो 3 ब्रिज में है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना अच्छा ही रहेगा, फायदेमंद रहेगा। फाइनल स्ट्रक्चर 14 के अंदर Fe3CO12। तो ऑन द पेपर ये यहाँ पे जस्ट और जस्ट मैंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि ग्रुप से जुड़े किसके साथ हैं ना। यहाँ पे चेक करो, तीनों आयरन आपस में लिंक है, फिर 2 आयरन आपस में 2 ब्रिज लिगेंड से जुड़े हुए हैं, रेस्ट 3 उनके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं, और एक आयरन जो अकेला पड़ा हुआ है जिसके साथ कोई ब्रिज लिगेंड नहीं है, वो उसके साथ 4 कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 15. Find out the number of ionic species compound from the list which uses dx square minus y square. Okay. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि dx square minus y square किन किन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। वन इज DsP2। DsP2 के अंदर इन्वॉल्व है sp3d और DsP3। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वन इन स्क्वायर पिरामिडल, another one trigonal बायपिरामिडल। अगर ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल है इट विल यूज dz स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर पिरामिडल है देन इट विल यूज dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देन वी हैव sp3d2 और d2sp3। dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हमें पता है यूज होते। देन वी हैव sp3d3, it uses dx square minus y square and dz square। अब हमें पता चल गया कि कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या है इन्वॉल्व है। ना, इसके अलावा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, d है ही नहीं उसमें। फर्स्ट वन NiCN whole 4 2 negative, it is DsP2 hybridized। तो ये हमारा वन ऑफ द पिक है। FeCO whole 5, it is DsP3 और ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल है। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल हमारा काउंट नहीं होगा। क्रोमियम वाला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गो फॉर sp3d2 हाइब्रिडेशन या फिर d2sp3। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि भाई कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, बस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो हमारा वो काउंट होगा। नेक्स्ट XeF5 नेगेटिव, इट इज sp3d3, sp3d3 भी काउंट हो गई। Then we have NiCO whole 4, it is sp3, इसमें तो d नहीं इन्वॉल्व।
नेक्स्ट वन MnO4 नेगेटिव, इट इज D3S, और यहाँ पे DXY, DYZ एंड DZX यूज होंगे। नेक्स्ट वी हैव प्लेटिनम, तो ये भी काउंट नहीं होगा। Cl2NH3 whole twice, it is DsP2, तो ये भी काउंट होगा। ClF5, it is sp3d2, ये भी काउंट होगा। नेक्स्ट वी हैव CuCl5, 3 negativity is an interesting case once again. It is sp3 dehybridized। अब मुद्दा ये है कि ये वाला केस होगा कि ये वाला केस होगा ना। ये जनरली स्क्वायर पिरामिडल की फॉर्म में रहता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन एट हाई टेम्परेचर ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको लेके चल रहे हैं, तो इसको काउंट करेंगे। तो टोटल हमारे 6 पिक हैं इनमें से, तो फाइनल आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 16, हमें CFSC की वैल्यू निकालनी है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। लेट्स चेक आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट, इट इज 2 पॉजिटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं। इट इज 3d7 4s0 4p0। अब D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इनर D नहीं बना पाएगा क्योंकि मुझे 2D खाली नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जो मेरा T2G है एंड EG है, दोनों में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे क्योंकि वाटर वी फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे मेरे पास पेयरिंग से पहले EG फिल होगा, फिर स्टार्ट होगा ना। स्टार्टिंग में 3D इस तरह से था। ना यहाँ पे T2G के अंदर मुझे 2 पेयर नजर तो आ रहे हैं, लेकिन पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी। कारण क्योंकि ऑलरेडी वो 2 पेयर प्रेजेंट थे। जब नया पेयर बनता है तब हम लोग पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन अगर पेयर ऑलरेडी था और वही पेयर वापस T2G या EG में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसके लिए पेयरिंग एनर्जी नहीं लगेगी ना। तो फिर CFSC का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, लेट्स चेक दिस वन आउट। 5 इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा O, सिंप्लीफाई करके -0.8 डेल्टा O। हम लोग मैग्नीट्यूड रख लेते हैं। CFSC का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 720, तो 0.8 डेल्टा O। तो डेल्टा O by 10⁻³ on solving is coming out to be 9। Question number 17, for which of the following tetrahedral complex isomers are possible? Okay, अगर ये सारे tetrahedral complexes हैं तो हमें बताया ही गया है, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल तो इसमें शो कर ही नहीं सकते। ऑप्टिकल जो है हम लोग सिर्फ उस केस में शो कर सकते हैं जिसमें चारों लिगेंड डिफरेंट टाइप के लगे। तो हमें स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग मेनली अपना फोकस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल पॉसिबल नहीं, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल भी नहीं पॉसिबल, यहाँ पे ऑप्टिकल भी नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ना। इस वाले केस में देयर इज नो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन लिगेंड रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब GI तो शो करता ही नहीं था और साथ के साथ ऑप्टिकल भी नहीं करेगा। लास्ट वाले केस में नो स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, चारों डिफरेंट लिगेंड है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और इसके इनंशियोमर बन जाएगी। एक लिवो होगा तो दूसरा क्या होगा, डेक्स्ट्रो। तो 2 आइसोमर पॉसिबल है, तो वो 2 आइसोमर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 हमें चेक करना है कि किस टाइप के आइसोमर्स ये शो कर सकता है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है तो मैं पहले तो हाइड्रेट आइसोमर्स यही बना लेता हूँ। तो एक बार मैं सारे वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड का काम करवा लेता हूँ उनसे, और एक बार एक NO2 अंदर ले आते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर लेते हैं। दोनों NO2 अंदर नहीं लेके जा सकता हूँ बिकॉज फिर कंपाउंड आयनिक नहीं रहेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन नहीं पाएंगे ना। अब एक पॉसिबिलिटी और नजर आ रही है हमें, ये जो सेकंड हाइड्रेट बनाया है हमने, इसमें हम लोग लिंकेज आइसोमर भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स ये Ma6 दिखाता नहीं है, Ma5B भी नहीं दिखाता है, तो कोई स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है इसके लिए। तो ये तीन आइसोमर्स 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ ऑल दी पॉसिबल आइसोमर्स। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर तो इसके पॉसिबल नहीं है, ओनली सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल हम लोग चेक कर सकते हैं। कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो हम लोग अपनी परेशानी से बचने के लिए En की पोजीशन फिक्स कर देते हैं। आप कहीं पे भी लगाओ, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर En यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, Cl2 और अमोनिया को रोटेट करते रहेंगे, मतलब उनकी पोजीशन चेंज कर करके देखेंगे। एक बार मैं क्या करता हूँ, दोनों अमोनिया अपोजिट साइड लगा लेता हूँ, और Cl मतलब क्लोरीन क्लोरीन 90 डिग्री एंगल पे, और अमोनिया अमोनिया आपस में 180 डिग्री एंगल पे। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगले वाले केस में अब हम लोग क्या करते हैं कि अमोनिया अमोनिया की बजाय Cl को 180 पे कर देते हैं। इसमें भी सिमेट्री है, तो नो ऑप्टिकल। ना अब हम लोग क्या करते हैं, एक Cl और एक अमोनिया एक दूसरे के ऑपोजिट कर देते हैं। चेक कर लो, अमोनिया अमोनिया 90 पे, Cl आपस में 90 पे। ना ये जो स्ट्रक्चर है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी भाई। तो ये चार आइसोमर्स पॉसिबल हैं 19 क्वेश्चन के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर कायरल। ओके, ना ये ईडीटीए वाला आप ध्यान में रख सकते हो, ईडीटीए जहां पे भी लगा हुआ है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाएगा। ये कायरल, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। ईडीटीए वाले केस में आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये हेक्साडेंटिन लिगेंड है जिसके साथ भी ईडीटीए लगा हुआ, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ना नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है MAA होल थ्राइस टाइप है, तो ये हमें पता है टाइप वेरी कॉमन टाइप की, ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होती है। सी पार्ट के अंदर मेरा जो प्लेटिनम है कि इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 5D सीरीज का कंपाउंड है। ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, दैट इज स्क्वेयर प्लेनर। इफ इट इज स्क्वेयर प्लेनर तो ये कायरल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमें कंपाउंड के अंदर कौन सा मेटल है, कौन सी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन से लिगेंड है, वो सारा कुछ बताया गया है, और उस कॉम्बिनेशन से क्या क्या बन सकता है वो हमें बनाना है। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इथाइलिन डायमीन दैट इज En दो बार है, Cl भी दो है, और नाइट्राइट आयन एक है। ना इस कॉम्बिनेशन से मैं क्या करता हूँ, एक बार तो डायरेक्ट ये NO2 ही बाहर रख लेता हूँ।
ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ना चेक कर लो, इसके सिस फॉर्म भी होगी और इसकी ट्रांस फॉर्म भी होगी। इसका मतलब इस फॉर्मूले से मुझे दो आइसोमर मिल गए, स्ट्रक्चरल नहीं पॉसिबल। अब मैं क्या करता हूँ, Cl बाहर ले जाता हूँ और नाइट्राइट को अंदर ले आता हूँ। इस फॉर्मूले से भी मुझे दो आइसोमर मिल जाएंगे, सिस एंड ट्रांस। अब इसी में अनदर पॉसिबिलिटी क्या है, लिंकेज आइसोमर। इसमें अनदर पॉसिबिलिटी क्या है, लिंकेज आइसोमर। और इसके भी हमें दो और फॉर्म मिल जाएंगी, सिस एंड ट्रांस। ना अब हमने सिस ट्रांस तो देख लिया ना। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि ऑप्टिकल किस किस में पॉसिबल है। ना जो ए फॉर्म है, इसकी सिस फॉर्म का आगे, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमें एक आइसोमर और मिल जाएगा, सिस डेक्स्ट्रो एंड सिस लीवो +1। नेक्स्ट वाले केस के अंदर दोनों फॉर्म, सिस एंड ट्रांस, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पे सिस से भी एक और फॉर्म मिल जाएगी, ट्रांस से भी एक और मिल जाएगी, तो दो आइसोमर और हो गए। सेम गोज फॉर दिस वन, कि इसमें भी सिस एंड ट्रांस दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो टोटल हमारे पास हो गया 3 + 4 7 और 4 11। क्वेश्चन नंबर 22। Now how many geometrical isomers are possible for the compound? दे रखा है हमें ना, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। अब ये कौन सी टाइप में जा रहा है, MABCD टाइप में जा रहा है। इसके टोटल 3 GI होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। उसमें से दो सिस कहलाते हैं और एक क्या कहलाता है, ट्रांस। तो फाइनल आंसर इज 3।